लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी सम्राट सरस्वार को बनाया है और इस बार मैदान में है। बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती के रूप में उभर रहे हैं। आज हम उनसे मुलाकात कर रहे हैं और जानेंगे उनसे ही कुछ सवालों के जवाब। सम्राट जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। सम्राट जी, लोकसभा चुनाव बालाघाट में लंबे समय से कांग्रेस सूखा काट रही है, कैसे निपटेंगे इन परिस्थितियों में? देखिए, सही बात है, बहुत समय से हमारे कांग्रेस की विजय यहाँ नहीं हुई है, लेकिन अब जनता और मतदाता समझ गई है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी झूठ का सहारा ले लेके अब तक चुनाव में जीत हासिल करते गई है। क्योंकि रिसेंटली जो झूठ बोला है उन्होंने, तो वो सब चीज पब्लिक के सामने है। इस लोकसभा चुनाव में आप जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर जाएंगे? मुद्दे तो सबसे पहले ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने, जो यहाँ के सांसद ने, अब तक हमारे क्षेत्र में कोई डेवलपमेंट के काम नहीं किए। दूसरा, जो अभी 4-5 महीने पहले जो चुनाव हुए, जिसमें प्रधानमंत्री जी ने अपनी गारंटी बोल के घोषणा की थी कि चुनाव के बाद जो हमारा धान का समर्थन मूल्य 3100 रुपए होगा, 2700 रुपए गेहूं का होगा, 450 में सिलेंडर दिया जाएगा। उसी तरीके से हमारी लाडली बहनाओं को 3000 रुपए महीना तुरंत चुनाव जीतने के बाद दिया जाएगा, जिसमें बिल्कुल सरासर झूठ है। खासकर हमारे किसान इतने आक्रोशित है, उन्होंने 3100 रुपए मिलने वाला है ये सोच के अपने खेतों में जहां 100 रुपए लग रहा था, वहां 120 रुपए लगाने में भी कोई कोताही नहीं बरती। और जो अपनी धान थी उसे व्यापारियों ने जो रेट में मांगा था उसमें नहीं देते हुए तुरंत सोसाइटी में जमा करवाई कि हमको 3100 रुपए मिलेगा। बहुत बड़ा नुकसान किसानों का हुआ है, बहुत परेशान है किसान, और सिर्फ इनकी झूठ के कारण। तो है मुद्दे बहुत सारे, ये मुद्दा तो है ही। उसके अलावा अभी तक जैसे तिरोड़ी में सेंट्रल स्कूल बनना था, आज 10 साल से उसका हर चीज हो गई है, लेकिन सांसदों ने यहाँ के कोई प्रयास नहीं किया। सांसद चाहते तो हमारे यहाँ काफी सारी इंडस्ट्री भी आ जाती और नए डेवलपमेंट के लिए अलग से फंड आ सकते थे, लेकिन यहाँ के सांसदों ने कोई इसका प्रयास नहीं किया। भाजपा हमेशा एक नया प्रत्याशी के रूप में नया चेहरा लेकर आती है, इस विषय में क्या कहेंगे? देखिए, नया चेहरा उनको लाना इसलिए जरूरी पड़ जाता है कि जो इनका सांसद बनता है वो कुछ नहीं करता 5 साल, उनका विरोध इतना ज्यादा हो जाता है कि दोबारा उनको अगर खड़े करेंगे तो उनकी तो जमानत जब्त हो जाएगी। तो इस कारण से नए लोगों को, वो एक ही वर्ग, विशेष वर्ग के लोगों को वो खड़े करते, ताकि नया आदमी है तो उसके ऊपर कोई वो न लगे। लेकिन भाजपा इसी चीज को लेके कहती है कि भाजपा जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को अवसर देती है, भाजपा दूसरी तरफ इस बात को ले जाती है। देखिए, कोई भी चीज हो, अपन कोई भी नई फील्ड में जाते हैं तो 2-3 साल तो समझने में लग जाते हैं। जब समझने के बाद वो 1-2 साल काम करना चालू करता है, उतने में चुनाव हो जाता है और फिर उसके बाद में दूसरा कैंडिडेट आ जाता है, फिर वो सीखता है 2-3 साल। हम भी अपने यहाँ कोई भी कर्मचारी जो रखते हैं तो अनुभवी कर्मचारी रखने की कोशिश करते हैं। हर समय हम अपना नया कर्मचारी बदलते रहेंगे तो हमारा काम तो ठप हो जाएगा, हर किसी को सिखाना पड़ेगा। तो मेरा मानना है कि जो अनुभवी है, अब 5 साल का अनुभव हो गया था आपके ढाल सिंह बिसेन जी को, अब उन्हीं को कंटिन्यू करना था। हो सकता है वो जीतते तो कम से कम 5 साल में जो समझदारी आई है उसका अनुभव का वो अगले उसमें करते, लेकिन ऐसा नहीं है। वो नाकारा थे, उनने कोई काम नहीं किए, आम जनता से उनको कभी रूबरू नहीं हुए, और उनके सर्वे में वो 0 जब पाए गए तब जाके वो दूसरे नए कैंडिडेट को इन्होंने दिया है। लेकिन वो कैंडिडेट भी मुझे नहीं लगता कि कोई दम मार पाएंगे। आपके टिकट मिलने के बाद कांग्रेस के कई नेताओं ने कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया, कैसे देखते हैं? कैसे संतुष्ट करेंगे उन्हें? देखिए, जो मेरे खास लोग थे, हमारे ओरिजिनल कांग्रेसी थे, उन्होंने किसी ने नहीं छोड़ा।
सब मन लगा के काम कर रहे, पूरी ताकत से काम कर रहे, और जिनको जाना था वो चले गए, उनके लिए हम कुछ बोल भी नहीं सकते। ऐसा आप बताइए कौन सा किसने यहाँ से छोड़ा है? कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा किसने? कांग्रेसी ने छोड़ा है। जो कांग्रेस के लिए वफादार था, आप मुझे एक नाम बताइए। बालाघाट लोकसभा की बात करें तो आनंद पंजवानी एक ऐसा चेहरा है जिन्होंने लगभग 1 लाख वोट लिए हैं और अभी भाजपा में शामिल हुए हैं। देखिए, आनंद पंजवानी जी जो सिवनी से थे, उन्होंने किस बेस पे बीजेपी ज्वाइन किया है, या उनके काम धंधे क्या है, या किस चीज के प्रेशर में थे, वो हमको तो मालूम नहीं है। क्योंकि हमने देखा है वही लोग भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं जिनके काम धंधे उटपटांग तरीके के हैं, या तो उनका कांग्रेस के प्रति कोई ईमानदारी नहीं है, सिर्फ वही लोग गए। मौके का फायदा उठाने वाले लोग हमेशा इधर के उधर होते रहते। हम जैसे लोग जो कांग्रेस के ओरिजिनल है, और कांग्रेस में इतनी बड़ी ताकत है कि 2, 4, 6 के जाने से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि आपने बोले कि कांग्रेस छोड़कर जो जा रहे हैं वो मौका परस्त हैं, लेकिन जो भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आ रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, भाजपा छोड़ के कांग्रेस में आने वालों का हम स्वागत करते हैं, और कहीं ना कहीं वो इसीलिए आ रहे हैं, जब किसी पार्टी में अब इतनी ज्यादा वो हो गई है, फुग्गे में वो रहता है, फुग्गे में कितनी हवा आएंगी, हवा पूरी भर चुकी है वहां पे, अब फूटने का बाकी है। समझ गए? भाजपा में जितने हमारे यहाँ के जो डिस्टर्ब करने वाले लोग थे, वो पूरे के पूरे भाजपा में चले गए। तो वहां पे जो अच्छे लोग थे, वो या तो भाजपा से अलग हो रहे, या घर बैठ रहे, या हमसे संपर्क कर रहे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी वाले यहाँ पे आने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक है। तो जो जिनको आना है, हमारा दरवाजा खुला है, हम स्वागत करते, लेकिन ऐसा हमें नहीं लगता कि कोई लालच से आ रहा है। राजनीति के पहले आपकी एक व्यापारी छवि थी, ठेकेदार के रूप में जाने जाते थे, क्या वजह की राजनीति की ओर रुख करना पड़ा? देखिए, मेरा परिवार पूरा राजनीतिक परिवार रहा है। स्वर्गीय राणा हनुमान सिंह जी भी राजनीति, सबसे पहले तो प्रताप सिंह सरस्वार जी, आपको बता दूं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, मेरे दादाजी है वो, और वो देश की आजादी के लिए करीब करीब 2 बार में 5 साल जेल में रहे, और उसके बाद हमारे घर से राजनीति चालू हुई। हम लोग ईमानदारी से राजनीति किए। राणा हनुमान सिंह जी दानवीर है, जिन्होंने अपनी करीब करीब प्रॉपर्टी पूरी दान में दे दी। उसके बाद में मेरे पिताजी 10 साल बालाघाट विधानसभा से विधायक रहे। मैं मानता हूँ लेट राजनीति में आया, उसके पीछे कारण ये था कि हमें तो ईमानदारी से काम करना है, राजनीति से अपना घर नहीं चलाना है। तो मेरा इंटेंशन था कि मैं अपने परिवार को सेटअप करूं, इतना अपने घर को बना लूं कि मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को तकलीफ ना जाए। आज मैं उस मुकाम पे पहुंच गया हूं कि अब मैं पूरा टाइम राजनीति में भी दूं तो मेरा घर परिवार अच्छे से चल सकता है। इसलिए मैं इतना लेट राजनीति में आया, और अभी जब से आया हूं तो मैं पूरी ईमानदारी से, सेवा भाव से आम जनता के बीच में हूँ। 2 वर्षों से आप जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, आपकी उपलब्धियां क्या हैं? देखिए, उपलब्धि में आपको बता दूं, पूरे मध्य प्रदेश की जिला पंचायत में आप पता करिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत, उसके पूरे अधिकार जो दिग्विजय सिंह जी के समय में दिए गए थे, वो सब खत्म कर दिए, और कुछ ही फंड उनके पास में आता है, वो उसका हम सदुपयोग किए हैं। उसके अलावा मनरेगा से लेकर जो काम हो सकते थे, वो करीब करीब 300 से 400 करोड़ के हम लोगों ने 2 साल में करवाए हैं, और बिल्कुल ईमानदारी से मेरी तरफ से हुए है। मैंने जरा सा भी पक्षपात न किसी सदस्य के साथ में किया, न किसी सरपंच के साथ किया। देखा जाता है जनहित के मुद्दे पर आप अक्सर खामोश रहे हैं, बड़े बड़े मुद्दे हो गए लेकिन आप कभी सड़कों पर नहीं उतरे, किसी प्रकार की कोई आवाज नहीं उठाई, क्या वजह थी?
देखिए, जनहित के मुद्दे में हमेशा हम लोग आगे रहे। ऐसा कौन सा मुद्दा है? बड़े जन आंदोलन में आपका चेहरा कभी सामने नहीं आया? कौन से बड़े आंदोलन में? जैसे अभी बालाघाट में आपका एक जो रोड का मामला गरमाया हुआ था, जिसपे लोग बोल रहे थे कि ये मामले झाड़ कटने की बात आ रही थी, वहां पर भी आप बिल्कुल निष्क्रिय थे। झाड़ कटने वाला कौन से उसका? देखिए, आपको एक बात बता दूं, मैं ठेकेदारी था। आज से करीब करीब 17 साल पहले मैंने वो रोड का निर्माण किया था, लेकिन वो रोड तो मेरा आधा बन गया था। कुछ पोर्शन उसमें फॉरेस्ट में आने के कारण मैं वो रोड पे सिर्फ डामर कर पाया था, उसमें न शोल्डर बन पाया था न कुछ बन पाया था, और उसका बहुत पैसा मेरा वहाँ रुका हुआ था। मैं फंस गया था उस रोड पे, तो मैंने वो काम को छोड़ दिया था। उसके बाद में जैसे जैसे जरूरतें आती है, फॉरेस्ट और जंगल हमारे लिए बहुत जरूरी है, लेकिन जरूरतों के मुताबिक हमको ऑप्शन के रूप में कई जगह में पेड़ों को काटना पड़ता है। यदि हम जिस तरीके से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, हमारी यातायात बढ़ रहा है, ट्रैफिक बढ़ रहा है, और अपन रोड अगर नहीं बनाएंगे तो हमारी व्यवस्था पूरी चरमरा जाएगी। इसलिए कहीं ना कहीं मुझे तो ऐसा लगता है, जहां डेवलपमेंट की बात है, आप पेड़ लगाओ। आप एक झाड़ काट रहे हो, एक पेड़ काट रहे हो, तो आप 500 पेड़ लगाओ, लेकिन उसके लिए देश के डेवलपमेंट को नहीं रोकना चाहिए। मेरा ये मानना है, मेरा व्यक्तिगत मानना। गौरीशंकर बिसेन जी काफी लंबे समय से बालाघाट की राजनीति में सक्रिय रहे, उनको पर कई प्रकार के आरोप भी लगे, लेकिन इन सारे आरोप प्रत्यारोपों में अन्य नेताओं के द्वारा जिस प्रकार से उग्र होकर आंदोलन किया गया, कांग्रेस हमेशा पीछे रही है, क्या वजह है? आपने पूरे मेरे 1.5 साल के कार्यकाल में देखा होगा, सिर्फ मैं अकेला आदमी था जो चिल्ला चिल्ला के उनके खिलाफ में मीडिया से लेकर हर जगह चिल्लाया है। अपनी चीजों को मनाने के लिए मैंने लड़ाई भी लड़ा है, अधिकारियों से भी मेरी कई लड़ाई हुई है। आप लोग थोड़ा मेरा रिकॉर्ड देख लेंगे, मेरे को परेशान करने के लिए पूरे नेता भिड़े हुए थे, लेकिन मैं अडिग हो गए, पूरी ईमानदारी से लड़ते रहा। आपने देखे कई मंच से मेरे बारे में बहुत सारी चीजें बोली गई, लेकिन मैंने अपने तरीके से हर किसी का जवाब दिया है। वर्तमान में अगर जनता आपको आशीर्वाद देती है तो बालाघाट और सिवनी के लिए आपका क्या विजन है? विजन तो मेरे बहुत बड़े, मेरे पिताजी से मेरे को सीख मिली थी, जो उनकी सोच थी। उन्होंने कम से कम 3 बार लोकसभा की टिकट मांगा। उनका सोच ये था कि हम बालाघाट में बड़ी इंडस्ट्री लाए, सेंट्रल से के माध्यम से लेकर आए और इंडस्ट्रियल हब बनाए। मेरी भी सोच वही है कि बालाघाट और सिवनी दोनों जगह हम, जैसे इंदौर के आसपास हो गया, बड़ी सिटियों के आसपास बड़े बड़े उद्योग होते, जिससे वहाँ के हमारे शिक्षित बेरोजगार बच्चे हैं और हमारे मजदूर वर्ग है, उनको काम मिलता है। तो मेरी इच्छा है, जिस तरीके से हमारा जिला हमारे मिनरल से और फॉरेस्ट की जो संपदा है उससे परिपूर्ण है, जैसे कॉपर है, मैंगनीज है, डोलोमाइट है। हमारे यहाँ सीमेंट प्लांट लग सकता है, हमारे पास लाइमस्टोन बहुत है। तो मेरा मानना है 2-3 बड़ी इंडस्ट्री अगर यहाँ बालाघाट में लगती है, तो उसके नीचे छोटी छोटी बहुत सारी इंडस्ट्री लगती है। तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि बड़ी इंडस्ट्री में लाऊं, और ये तो सरकार की मदद से ही हो पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बिना सरकार की मदद से। और हम जब तक बड़े यूनिट को, बड़े उद्योगपतियों को यहाँ पे हर चीज का व्यवस्था नहीं देंगे, जैसे हमारे यहाँ इलेक्ट्रिक बहुत महंगी है, सभी प्रदेशों से सबसे ज्यादा महंगी इलेक्ट्रिक हमारे मध्य प्रदेश में, लेकिन बड़ी इंडस्ट्रियों को हमको सब्सिडी देना पड़ेगा। उनको कई चीजों की सब्सिडी देकर, जमीन से लेकर हर चीजों की, उससे बड़ी इंडस्ट्रियों को अट्रैक्ट करना पड़ेगा, तब जाके यहाँ इंडस्ट्री खुलेंगी। ये सारे सपने सरकार बनने पर, अगर मान लो केंद्र में कांग्रेस की सरकार नहीं बनती तो फिर कैसा होगा? देखिए,
सरकार किसी की भी रहे, हमको देश का विकास करना है तो एक लेवल पे जाने के बाद में आपकी इच्छा शक्ति होना, आप बिल्कुल हर काम कर सकते हैं और हर काम ला सकते हैं। सरकार तो मध्य प्रदेश में भी नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी हमने काफी काम करा है। हमारे पिताजी ने कई पुलिया बनवाए, कई डेवलपमेंट करवाए भारतीय जनता पार्टी के शासन में। तो ऐसा नहीं है कि सरकार होने से ही हम काम कर सकते हैं। आपकी इच्छा शक्ति हो ना, आपके काम बिल्कुल होंगे। एक पत्रकार वार्ता में आपने भ्रष्टाचार के खिलाफ काफी कड़ा रुख अपनाते हुए बयान दिया था कि भ्रष्टाचार को मैं खत्म कर दूंगा। ठेकेदारी में आप पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, क्या कहेंगे? ठेकेदारी में भ्रष्टाचार के आरोप जो सिद्ध कर दे, मैं उसको जो बोलेंगे आप, क्योंकि भ्रष्टाचार क्या होता है क्या नहीं होता है उसकी परिभाषा एक होती है। मैंने कहा भ्रष्टाचार किया, पूरी रोड मेरी खोद के चेक हो चुकी है, और भी चेक करे, मैं उनका स्वागत करता हूँ। तो आप देख रहे थे सरस्वार जी को, जो लोकसभा बालाघाट से प्रत्याशी हैं। काफी बेबाकी से अपने पक्ष रखा और जनता के बीच में अपने मुद्दों को लेकर जा रहे हैं। 19 तारीख को जनता बताएगी, वोट करेगी और चुनेगी कि कौन हमारा सांसद होगा। देखते रहिए राष्ट्रवाणी।